हाँ जी, तो दोस्तों कल के वीडियो में जो पढ़ाया गया था वो बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे। पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट किताब का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू किए और इसमें आपको समझ में भी आ गया कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ और शीत का शुरुआत का मतलब कैसे हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत कब हुआ, तो 1914 से चला था, 1918 तक चला था। सेकंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत कब हुआ था, 1939 से शुरुआत हुआ था, 1945 तक चला था। 6 साल यहाँ चला और ये 4 साल चला। ठीक है, अगर इसी में सवाल पूछ देगा कि बताइए शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, तो 1945 में शुरुआत हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इधर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और इधर से शीत युद्ध का शुरुआत होता है। 1945 में शुरुआत हुआ और यह 1991 तक चलेगा। 1991 तक ही क्यों, क्योंकि 1991 में जान लीजिए यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ जो है, समझिए वो 15 देशों में वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तो टूट जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए एक और सवाल है कि बताइएगा कि सर समाजवादी जो विचारधारा है, समाजवादी जो विचारधारा वो किस देश से लिया गया है या वो किस देश में आया था, तो याद रखिएगा वह रूस में आया था। रूस की क्रांति के साथ। रूस की क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल की कहानी हम आपको बताए थे क्या, कि दुनिया दो गुटों में बट गया था। एक है जानते हैं पश्चिमी गुट और एक था पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट के जो लीडर थे उसका नाम है अमेरिका और पूर्वी गुट के जो लीडर थे उसका नाम था यूएसएसआर। इसे कहा गया पहली दुनिया, इसे कहा गया दूसरी दुनिया। ठीक है, और आपको हम बताए थे विचारधारा, विचारधारा भी बताए थे, जिसमें बताया था कि अमेरिका का जो विचारधारा है उसका नाम था पूंजीवादी और यूएसएसआर का जो विचारधारा था उसका नाम था समाजवादी। ठीक है, इसके अलावा जानते हैं दुनिया में सर तीसरी विचारधारा आया। ठीक है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना गया। ठीक है, मतलब आधा पूंजीवादी और आधा समाजवादी। उसी में अपना भारत देश है, उसे तीसरी दुनिया कहा गया। और तीसरी दुनिया में वैसे देश हैं जो न तो पश्चिमी गुट में शामिल हुए न ही पूर्वी गुट में शामिल हुए, वो ये दोनों गुट से अलग रहे। अलग रहना को ही कहते हैं निरपेक्ष। ठीक है, और जान लीजिए वह अलग रहे और इसका नाम था गुट निरपेक्ष। इसका नाम क्या हो गया, गुट निरपेक्ष। तो समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम पिछले के वीडियो में बता दिए थे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ बताते हैं कि अगर एक लाइन में कहा जाए तो आपसे एक सवाल है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, ये दोनों में बर्बादी किस देश का हुआ है, जर्मनी। किस देश का बर्बादी, जर्मनी। आप याद करिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बर्बादी इस कदर हुआ था कि जर्मनी के पूरे संसाधन को लूटना शुरू कर दिया था। फ्रांस और अगल बगल के जितने पड़ोसी देश है सब ने कहीं ना कहीं लूटना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जर्मनी का बर्बादी हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जानते हैं जर्मनी का इतना भयानक बर्बादी हुआ कि सर सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कौन सा जगह है, बर्लिन। और जर्मनी की राजधानी का बीचों बीच बंटवारा हो गया। सोचिए इतना बर्बादी लोग किया कि सर इसका बीचों बीच बंटवारा हो गया। और इधर आधे जो लोग थे ना, ठीक है, यह सर अमेरिका की तरफ आ गए, यूएसए अमेरिका की तरफ आ गए। और इधर के जो आधे लोग थे, ठीक है सर, यह यूएसएसआर के ग्रुप में चले आए। इसका मतलब यह जो इसके जर्मनी का जो बर्लिन शहर है, बर्लिन किसकी राजधानी, जर्मनी का। ठीक है, तो इसके जो पूर्वी भाग है वह यूएसएसआर के अंदर में चला गया और जो पश्चिमी भाग है वो अमेरिका की तरफ चला गया। मतलब जर्मनी का पूरा बर्बादी हो गया। और जान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जहाँ तक राजधानी जो है जर्मनी का सर वह कहीं ना कहीं बर्लिन है और यही शीत युद्ध का केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर बिंदु हो गया। अगर जो लोग बर्लिन जाते थे, यहाँ पे एक दीवार बना था, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वही उसका केंद्र बिंदु हो गया, सेंटर बिंदु। मतलब यही से शुरुआत होता नहीं है, आप सर्किल पढ़ते, सर्किल का एक सेंटर बिंदु होता है, वहीं से कहीं ना कहीं ये सर्किल बनना शुरू होता है। वैसे ही समझिएगा ये जो शीत युद्ध का शुरुआत हुआ है इसका सेंटर बिंदु बताइए कौन सा देश है, तो जर्मनी। कौन सा देश है, जर्मनी। आगे देखिए जर्मनी की बात कहा जाए, जर्मनी की राजधानी कहाँ थी, बर्लिन। इसे दो भागों में बांटा गया, एक हो गया पश्चिमी जर्मनी और एक हो गया पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी किसके अंडर में, अमेरिका के अंडर में। पूर्वी जर्मनी किसके अंडर में, यूएसएसआर के अंडर में। ठीक है, बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, आपका सारा का सारा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, हद तो तब हो गया, ये सब कहानी हो गया सर सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ, 1945 में। ठीक है, हद तो तब हुआ जब एक समय ऐसा आता है कि जब बर्लिन, जानते हैं बर्लिन किसकी राजधानी, जर्मनी का। ठीक है, तो जब बर्लिन के बीचों बीच में जब दीवार नहीं बना हुआ था तो हुआ क्या कि इधर के जो लोग थे वो यूएसएसआर की तरफ थे और इधर के जो लोग थे वो अमेरिका की तरफ थे। हुआ क्या कि सर यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, अच्छा इसका डेवलपमेंट ज्यादा क्योंकि सर पूंजीवादी विचारधारा, इसका डेवलपमेंट कम क्योंकि समाजवादी विचारधारा। और आपको इतना आइडिया होगा कि सरकार डेवलप जल्दी कर पाता है कोई चीज को, नहीं, वो सर डेवलप होता है पूंजीवादी विचारधारा में। ठीक है, तो अमेरिका के जो तरफ थे जो लोग थे इनका डेवलपमेंट दिन रात बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन इसका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसीलिए
यहाँ के जो लोग थे, मतलब ये जो पूर्वी गुट के लोग थे, मतलब पूर्वी बर्लिन के जो लोग थे, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे, इस जगह को छोड़कर सर इधर आना शुरू कर दिए। यहाँ से इधर, पहले दीवार नहीं था, ये दीवार नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने लगे। यही बात जानते हैं सर खराब लगा कि इसको यूएसएसआर को, ठीक है। यूएसएसआर ने क्या किया 1961 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1961 में पता है दिन रात मिलकर, दिन रात मेहनत करके, जानते हैं ये बर्लिन में एक दीवार खींच दिया। इसी दीवार को कहा गया बर्लिन का दीवार। यही बर्लिन का जो दीवार है वो 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह किसके द्वारा बनाया गया है? यूएसएसआर के द्वारा बनाया। क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी बताएं कि इधर के पढ़े लिखे लोग, मतलब यूएसएसआर के जो पढ़े लिखे लोग थे वो किधर आ रहे थे? तो अमेरिका की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए बर्लिन का दीवार बनाया गया, समझ गए। तो देखिए सर आप इससे क्या सीखे? सोचिए एक ताकतवर देश अमेरिका इधर है, एक ताकतवर देश यूएसएसआर इधर है, लेकिन दोनों खुद अपने नहीं लड़ रहा है, लेकिन एक बीच में किसी देश को बर्बाद कर रहा है, भाई भाई को बंटवारा कर रहा है ना। और वो बंटवारा किस देश को किया? जर्मनी को, ठीक है। तो ये चीज 1961 में बर्लिन का दीवार बना, कितने किलोमीटर में? 150 किलोमीटर। अब आगे देखिए, अब हम बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल यह है कि शीत युद्ध का कारण क्या है? किस कारण से सर शीत युद्ध हुआ था, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो शीत युद्ध का पहला कारण है कि सर महाशक्ति बनने का। और महाशक्ति मतलब सुपर पावर। सर अमेरिका कहता क्या था कि हम सुपर पावर हैं, और यूएसएसआर कहता क्या था कि हम सुपर पावर है। और देखो इस सुपर पावर बनने का शुरुआत जानते हैं, समाजवादी का ये विचारधारा का लड़ाई है। अमेरिका कहता था कि हमारा विचारधारा जो है पूंजीवादी, वो सबसे शक्तिशाली है। यूएसएसआर कहता था कि हमारा विचारधारा शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये जानते हैं सुपर पावर दुनिया को दिखाने के चक्कर में, जानते हैं ये दोनों के बीचों में शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। तो सवाल पूछेंगे शीत युद्ध किसके किसके बीच में, जल्दी बताइए। तो एक तरफ से यूएसए और एक तरफ से कौन था? यूएसएसआर। आगे देखिए, पहली लड़ाई सर विचारधारा, पहले तो लड़ाई हो गया महाशक्ति बनने का और सुपर पावर बनने के चक्कर में। दूसरा क्या है? विचारधारा की लड़ाई। अभी बताएं, अमेरिका का विचारधारा पूंजीवादी, अब बताइए यूएसएसआर का विचारधारा समाजवादी, है ना। तीसरा क्या है? परमाणु युद्ध का डर था। सर इसके पास भी, अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार थे, तो यूएसएसआर के पास भी परमाणु हथियार थे। और चौथा पॉइंट है वाक युद्ध की शुरुआत हुआ। ये दोनों जानते हैं एक दूसरे के प्रति, जानते हैं ताना देना शुरू कर दिया। यह इसके खिलाफ कुछ बोलता था और यह इसके खिलाफ बोलता था, ठीक है। और यहाँ से शुरुआत हुआ, वाक युद्ध की शुरुआत हुआ। ये सब मेन कारण है किसका? शीत युद्ध का। ये सब सवाल पूछता है, इसको बनाइएगा सही से, ठीक है। अब हम बताते हैं, देखिए आपको इतना आइडिया होना चाहिए अपने समाज में, कभी देखिएगा दो ताकतवर लोगों के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा होता नहीं है सर। हमेशा एक अगर मजबूत है, एक कमजोर है, तभी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। फाइनली यहाँ थोड़ा सा भी कुछ पॉइंट देख लीजिए। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, 1945-1991 के दौर चल रहा था, उस समय पता है दुनिया को लगा क्या कि हो सके अगर ये दोनों देश आपस में लड़ जाएंगे तो कन्फर्म है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो जाएगा। लेकिन दुनिया चाहता नहीं था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो, ठीक है। इसीलिए दोनों को मिलाकर रखना बहुत जरूरी है। दोनों को मतलब किसका? यूएसओ को और यूएसएसआर को मिलाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ जाइए, देखिए दोनों का विचारधारा क्या था। तो एक का विचारधारा पूंजीवादी, एक का क्या था? समाजवादी। जान लीजिए जब शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था 1945 में, उस समय जान लीजिए कि सर यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था ट्रूमैन। याद करते चलिएगा, क्या नाम है? ट्रूमैन। एक मिनट लिखा हुआ है क्या? ट्रूमैन है। और बताइए यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था स्टालिन। क्या नाम था? स्टालिन। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था? ट्रूमैन। यूएसएसआर के राष्ट्रपति का नाम क्या था? स्टालिन, ठीक है। ये दोनों ने कुछ संधियां किए, संधियां इसलिए किए हैं, ठीक है, जान लीजिए इसलिए संधियां किए क्योंकि अमेरिका अपने पावर को बढ़ाना चाहता था कि दुनिया में हमारा पावर ज्यादा रहे, ठीक है। और यूएसएसआर अपने पावर को बढ़ाना चाहता था कि हमारा दुनिया में ज्यादा पकड़ बने। ये दोनों दुनिया में पकड़ बनाने के चक्कर में ये अपना संधि करेगा पड़ोसी देशों के साथ, और यह अपना संधि करेगा। जो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सैन्य संधि में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत बार पूछा है। नाटो का पहले फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, थोड़ा सा हम इसको मैप से बता देते हैं, ठीक है। सर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन क्या है इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा मैप दिखाते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सर यह वर्ल्ड मैप है। और वर्ल्ड मैप की बात कहा जाए तो यहाँ देखिए सर, ये जो है ना ये मेन अमेरिका, यहाँ पे यू है ना, ये मेन अमेरिका, कनाडा है। तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, यह हो गया सर यूरोप, यहाँ हो गया अफ्रीका, यहाँ हो गया एशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हो गया अंटार्कटिका। लेकिन सबके बारे में नहीं जानिए आप। यहाँ देखिए सर, यह जो बीच का भाग है इसे सर अंटार्कटिका कहा जाता है। ये बीच के भाग को सर अंटार्कटिका कहा जाता है। ये ऊपर के भाग को उत्तरी अटलांटिका कहता है, ठीक है। और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिका, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका सर यहाँ के पड़ोसी
पड़ोसी जितने देश है ना, इस सबको जोड़ना शुरू कर दिया, मतलब यूरोप महादेशों को देशों को जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और यह किस संधि के तहत जोड़ा? तो नाटो। क्या नाम है? नाटो। इसका फुल फॉर्म अभी आपको बताएं, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है। तो समझिएगा इसके बारे में है, तो यहाँ पर ये जो देश है ना, इसके बारे में बोला है, उत्तरी अटलांटिक के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी था, यहाँ जाइए। तो अभी हम आपको बताएं सैन्य संधि में सबसे पहले कौन सा संधि हुआ? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। मतलब इस संधि के तहत क्या होता है कि अमेरिका जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका जो है सर यह क्या करता है, तो यह यूरोप महादेशों के साथ संधि करता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, याद हुआ? 4 अप्रैल 1949 में हुआ था नाटो का स्थापना। और जान लीजिए सर 4 अप्रैल 1949 में जब इसका स्थापना हुआ था, तो यह नाटो संगठन आज भी चलता है। नाटो संगठन आज भी चलता है। और भारत का मुद्दा हमेशा देखने को मिलेगा कि क्या भारत नाटो में शामिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस कहा जाता है कि नाटो में शामिल होगा, लेकिन होने वाला नहीं है। जब इसकी स्थापना हुआ था उस समय समझिएगा इसमें मात्र 12 ही देश थे। वर्तमान की बात कहा जाए 29 देश है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। किस संगठन में भारत नहीं है? तो नाटो। कौन सा संगठन में नाटो में भारत है? नहीं है। अब एक सवाल है कि नाटो जो संगठन है वो अमेरिका का है कि यूएसएसआर का है? तो सर आंसर बोलिएगा सर यह किसका है? तो अमेरिका का है ना। तो बताइए अमेरिका अपने पावर को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? पहले अमेरिका अकेले था, आज देखिए तो अमेरिका कितने देशों के साथ आ गया? 29 देशों के साथ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और है जिसका नाम है सीएटो, सॉरी सीएटो ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सीएटो। सीएटो जो संस्था है या सैन्य संधि है, यह भी अमेरिका का ही है। अमेरिका देखो अपने पावर को कैसे बढ़ा रहा है, सभी देशों को जोड़ रहा है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ ईस्ट, साउथ का मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है यह एशिया महादेश का दक्षिणी पूर्वी एशियाई कहीं ना कहीं भागों को कहीं ना कहीं जोड़ता है। इसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब बोलिएगा मैप पर सर ये कहाँ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें सर सीएटो के बारे में। सर यह कहाँ है, थोड़ा सा देखिए सर, आपको पता होगा भारत की बात कहा जाए तो भारत किस महादेश में है? एशिया। यहाँ देखिए नीचे आइएगा तो दक्षिण हो गया, दक्षिणी पूर्वी के बारे में बोला तो यहाँ जो है ना कंबोडिया, लाओस, वियतनाम है ना, ये सब जो देश है ना, ब्रुनेई, दारुसलाम, फिलीपींस जो देश है, यहाँ पर जानते हैं सभी देशों के साथ कहीं ना कहीं संधि कर दिया। और इसमें जो बंटवारा होता है, एक है ऊपर में उत्तरी कोरिया और एक है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया है अमेरिका की तरफ है, और उत्तरी कोरिया आज भी जानते हैं वो रूस को मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, इसलिए जानते हैं कोरिया में सबसे ज्यादा विवाद है, ठीक है। एक है उत्तरी कोरिया और एक है दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ जो सैन्य संगठन बनाया उसका नाम क्या है? सीएटो। यहाँ जो सैन्य संगठन बनाया उसका नाम क्या है? नाटो। इसका नाम नाटो, इसका नाम सेंटो, ठीक है। तो 2 हम पढ़ लिए। अब हम एक और पढ़ना है अमेरिका के बारे में, एक और सैन्य संधि था जिससे अपने पावर को बढ़ाया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वीडियो पूरे अच्छे से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। जानना यह है कि सर सीएटो के स्थापना की बात कहा जाए, सीएटो का स्थापना जो हुआ था 1954 में हुआ था। और यह जानते हैं ये बना था सर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल के कहने पर जानते हैं संस्था बना जिसका नाम क्या है? सीएटो। अब हम एक और संस्था के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है सेंटो। क्या नाम है? तो सेंटो। तो सेंटो के बारे में थोड़ा बता दें आपको सर। सेंटो जो है इसका फुल फॉर्म होता है सीई से हो गया सेंट्रल, है ना, सीईएन से हो गया सेंट्रल, टी से हो गया ट्रीटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। मतलब ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया का जो सबसे सेंटर बिंदु, गल्फ कंट्री का नाम सुने, गल्फ कंट्री, एक गल्फ कंट्री इसी में आता है, ठीक है। इसमें देखिए नाम है ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ब्रिटेन है, ये सब देश कहीं ना कहीं शामिल हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद भी करते चलिए। याद क्या आपको करना है? तो पहला बात याद करना है क्या कि बताइएगा कि नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 1949। नाटो का स्थापना कब हुआ? 1949, ठीक है। नाटो का जो स्थापना हुआ 1949 में हुआ। उसके बाद बताइएगा कि सर सीएटो का स्थापना कब हुआ? 1954 में हुआ। सीएटो का स्थापना कब हुआ? 1954 में हो गया। और बताइएगा सेंटो का जो स्थापना हुआ वह कब हुआ? 1955। 1955 तीनों याद हो गया होगा। एगो 1949 नाटो, 1949, 1954 कौन सा? सीएटो। और बताइए सेंटो कब? 1955। लेकिन वर्तमान समय की बात कहा जाए तो जानते हैं सीएटो सेंटो सब खत्म हो गया, सिर्फ बचा कौन है? नाटो। और नाटो में वर्तमान में लगभग अभी 30 देश है। कितने देश है? 30 देश है। समझ में आ गया? चलिए अब बताते एक सवाल है, जब अमेरिका अपने पावर को बढ़ा सकता है, पश्चिमी गुट अपने पावर को बढ़ा सकता है, तो क्या यूएसएसआर शांत रहेगा? नहीं। यूएसएसआर भी अपने पड़ोसी देश को कहीं ना कहीं जोड़ना शुरू कर दिया। और यूएसएसआर का जो पड़ोसी देश है उसके साथ जो संगठन बना, उस संगठन का नाम है वार्सा पैक्ट। क्या नाम है? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट में भले ही जानते हैं बाद में जाकर 15 देशों ज्वाइन कर गए, लेकिन शुरुआत में इसमें कितने देश के साथ शुरू हुआ? 8 देश के साथ, ठीक है। अच्छा 8 देश कौन कौन सा है? तो हमको बताया था ना कि जर्मनी तो 2 भागों में था, पश्चिमी जर्मनी था अमेरिका की तरफ, और पूर्वी जर्मनी किस तरफ था? बताइए यूएसएसआर की तरफ, ठीक है। तो पहला देश कौन सा हो गया? पूर्वी जर्मनी। दूसरा कौन हो गया? पोलैंड। तीसरा हंगरी। चौथा
था चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो 4 देश इधर हो गया। फिर देखिए रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, फिर अल्बानिया हो गया, फिर यूएसएसआर हो गया, ये सब देश थे, ठीक है। और फाइनली जान लीजिए कि इसमें 15 देश हो गए थे। तो एक सवाल पूछता है कि वार्सा पैक्ट किस देश का या किस गुट का सैन्य संगठन है? तो आप बोलिएगा सर ये पूर्वी गुट है। कौन सा गुट है? तो पूर्वी गुट है। अच्छा, पश्चिमी गुट में कौन सा देश था? तो पश्चिमी गुट में अमेरिका था। अमेरिका के पास कितने सैन्य संधि? जल्दी जल्दी बोलिए। तो एक है नाटो, क्या नाम है? नाटो। एक है सीएटो, एक है सेंटो। जल्दी बोलिए। नाटो का स्थापना कब हुआ? 1949 में। सीएटो का स्थापना कब हुआ? 1954 में। और सेंटो का स्थापना कब हुआ? 1955 में। उम्मीद करते हैं सारे चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताइएगा सर, सीएटो, सेंटो सर और नाटो 3 सैन्य संधि था अमेरिका के पास है, और वार्सा पैक्ट बस एक ही संधि था सर यूएसएसआर के पास, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी से कम है नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। अब यहाँ से थोड़ा समझाते चलते हैं। सर शीत युद्ध के दौर की बात कहा जाए, शुरुआत 1945 में हुआ और कब खत्म हुआ? 1991 में। यहाँ देखिए सर, इसे 2 भागों में पढ़ेंगे। एक है अमेरिका, एक क्या है? यूएसएसआर। ये तो आपको बताए थे। सर एक सवाल है कि आखिर जो छोटे छोटे देश है, यहाँ 2 क्वेश्चन देखिए। दोनों महाशक्ति, एक महाशक्ति अमेरिका, एक महाशक्ति यूएसएसआर, दोनों महाशक्ति गुट में छोटे देशों को क्या लाभ, छोटे देशों का क्या लाभ होता था, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि भारत अगर अमेरिका के साथ मिल गया तो भारत तो छोटा देश है, अमेरिका बड़ा देश है, सुपर पावर है, तो भारत को क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो देखिए भारत को क्या क्या फायदा होगा। बहुत सारे देश है, जैसे नाटो में सर 30 देश है ना, तो क्यों इसमें ज्वाइन करते हैं? तो सर ज्वाइन इसलिए करते हैं कि सर छोटे देशों को जानते हैं, बड़े देशों से सर यह ज्वाइन करने से फायदा होता है कि छोटे देशों के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो वह बड़े देश उसको सहायता करेगा। समझ में आया? जैसे अगर भारत ही जानते हैं, अगर नाटो में शामिल हो जाए, अगर भारत की बात कहा जाए, अगर भारत नाटो में शामिल हो जाए, भारत जो है वह नाटो में शामिल हो जाए, तो कन्फर्म है अगर भारत पर पाकिस्तान हमला करेगा तो कन्फर्म अमेरिका हमारी मदद करेगा। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो देखो सवाल है कि दोनों महाशक्तियों गुटों में छोटे देशों का से क्या लाभ हो जाता है? तो पहला जो लाभ होता है वो सुरक्षा प्रदान होता है ना। किसी देश का क्या प्राप्त होता है? तो सुरक्षा। सर सुरक्षा प्राप्त हो जाता है, सुरक्षा का प्रदान हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात कहा जाए तो दूसरा क्या? हथियारों की प्राप्ति होता है। अब बताइए छोटे देशों के पास क्या हथियार है? नहीं है, तो हथियारों की प्राप्ति हो जाएगा। तीसरा बात कहा जाए तो आर्थिक सहायता। भाई हम लोग के पास पैसा नहीं है तो अमेरिका हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी लाएगा, मशीनें लाएगी, कंपनियां लाएगी और हमें आर्थिक रूप से सहायता करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब एक सवाल है कि सर कोई देश बड़ा कोई छोटे को मदद क्यों करता है? भाई इसे भी तो फायदा होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी बिजनेस होता है ऐसे नहीं होता है सर, कहीं ना कहीं छोटे देशों को बड़े देशों से फायदा है, तो बड़े देशों से जानते छोटे देशों का फायदा है। देखिए अब महाशक्ति जो बड़े देश हैं उनको छोटे देशों से क्या लाभ हो गया? तो पहला लाभ जो है वह प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि छोटे देशों में जितना प्राकृतिक संसाधन है उस सारा का प्रयोग कौन करेगा? महाशक्ति, सुपर पावर, या तो अमेरिका करेगा या यूएसएसआर करेगा। दूसरा क्या? भू क्षेत्र प्राप्ति का लाभ। मतलब जान लीजिए छोटे देशों में भूमि का प्राप्ति हो गया बड़े देशों का, अब ये अपना सेना यहाँ भी रख सकता है, ये फायदा उसको हो गया, ठीक है। सैन्य ठिकाने, मतलब अमेरिका का सैनिक सर इस देश में भारत में रहेगा तो भारत अगर शामिल होता तो भारत में शामिल हो जाए, ठीक है। या भारत में कहीं ना कहीं अमेरिका का सैनिक रहेगा और सैन्य खर्च में मदद। ये कैसे? तो बताइएगा कि सर अगर छोटे देश में भारत है, अगर भारत को सहयोग कर रहा है अमेरिका, तो जानते हैं अमेरिका इसको कहेगा कि हम तुम्हारे यहाँ जो सेना भेज रहे हैं इसका पैसा तुम ही अब दो। तो सैन्य खर्च में बताइए मदद भारत किया कि नहीं किया? किया, ठीक है। तो इससे को फायदा, इससे फायदा किसको हुआ? अमेरिका को फायदा हुआ, ठीक है। तो दोनों देशों को फायदा होता है, लेकिन ज्यादातर जो फायदा होता है वो बड़े देशों को होता है। समझ गए? आगे देखिए। अब एक सवाल है कि सर शीत युद्ध के दायरे में, शीत युद्ध के दौरान में कौन कौन सी घटनाएं ऐसे घटी थी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थी उसके बारे में आपको पूरा का पूरा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम बता देते हैं सर शीत युद्ध के दायरे में सर कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। इसमें सबसे पहले जो घटना घटा था, ध्यान दीजिएगा, वो है कोरिया संकट। कौन सा संकट है? कोरिया संकट। आपको बता दें जापान के पास एक छोटा सा बगल में ही एक देश है जिसका नाम क्या है? कोरिया। कोरिया जानते हैं सर 1950-1953 की बात कहा जाए, ठीक है। यहाँ विचारधारा का लड़ाई शुरू हो गया, एक हो गया, बन गया, ये 2 भागों में बट गया, एक है उत्तरी कोरिया, एक है दक्षिणी कोरिया। जापान यहाँ पे है, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ कोरिया देश है, एक ऊपर में उत्तरी कोरिया और नीचे है दक्षिणी कोरिया। आपको बता दें उत्तरी कोरिया के पास कहा जाए तो उत्तरी कोरिया के पास रूस देश है, ठीक है। तो यह जानते हैं यूएसएसआर को सपोर्ट करता है, और दक्षिणी कोरिया के पास जानते हैं सीओटो, बताया था ना, नाटो, सेंटो, सेंटो नामक संस्था है, ठीक है। तो सर ये अमेरिका प्रीफेयर करता है, ये अमेरिका मदद करता है। देखिए हम आपको समझाते हैं, मैप पे दिखा देते हैं जिससे कि आपको कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए मैप में, सर यहाँ मैप में देखा जाए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं।
कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर ऊपर में उत्तरी कोरिया है और यहाँ जस्ट नीचे से दक्षिणी कोरिया है। यहाँ जस्ट बगल में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सर जापान देश है, ठीक है। तो इस जस्ट बगल में देखिए रूस के बगल में है या नहीं है, है। और यहाँ बताइएगा, अभी बताए हैं कि सर यहाँ कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब जो है ना, यहाँ पर समझिए सिएटो नामक संस्था बना था जो अमेरिका बनाया था। तो जो दक्षिणी कोरिया है यह अमेरिका के सपोर्ट में है और उत्तरी कोरिया जो है वो यूएसएसआर के सपोर्ट में है। तो अब बताइए, ये दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण माहौल हो गया, ठीक है। उत्तरी कोरिया का सपोर्ट यूएसएसआर कर रहा है, दक्षिणी कोरिया को जो सपोर्ट कर रहा है वह कहीं ना कहीं अमेरिका कर रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों ताकतवर देश जानते हैं कहीं ना कहीं अपने तरफ से इंसान को खड़ा कर दिया, देश को खड़ा कर दिया, लेकिन अपने कभी नहीं लड़ा। ये दोनों देश को कहीं ना कहीं लड़ा लड़ा कर कहीं ना कहीं बर्बाद करता है, ठीक है। तो देखिए यही संकट के बारे में पढ़ना, कब कब ये दोनों आपस में भिड़ने वाले थे लेकिन भिड़ते नहीं थे। तो हम बहुत सारा इसमें पॉइंट बताएंगे। इसमें सबसे पहला हम आपको पॉइंट बताते हैं जिसका नाम आपको अभी बताएं, कोरिया संकट। कौन सा संकट बनाया अभी, तो कोरिया संकट। कोरिया संकट कब से शुरू हुआ, 1950 से। कब खत्म हुआ, 1953। इसमें बताइए कितने कोरिया, ये जो कोरिया है कितने भागों में बट गया, दो कोरिया, दो भागों में। एक हो गया उत्तरी कोरिया, एक हो गया दक्षिणी कोरिया। और जान लीजिए उत्तरी कोरिया की बात कहा जाए, यह जो है ना अमेरिका यूएसएसआर के पास है, यहाँ पर समाजवादी विचारधारा है। और दक्षिणी कोरिया की बात कहा जाए, यह अमेरिका को प्रेफर करता है, यहाँ पर कौन सा विचारधारा है, पूंजीवादी। और आपको बता दें सर, ये दोनों देशों में आज भी विवाद है, आज भी सोचिए, यह आज भी एक नहीं हुआ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया आज भी एक नहीं हुआ, ठीक है। और जान लीजिए भले यहाँ पर शांति स्थापित होता है किस संस्था के द्वारा, यूएनओ, लेकिन कभी भी दोनों में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वह मुद्दा वही होता है। फिर से जानते हैं, उत्तरी कोरिया को हमेशा से मदद अभी वर्तमान में रूस करता है और दक्षिणी कोरिया को हमेशा से मदद कौन कर रहा है, अमेरिका। तो आज भी दोनों में भिड़ंत है, लेकिन यूएनओ जो संस्था है वह कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने का प्रक्रिया करता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कोरिया संकट कब हुआ, 1950 में। कब तक चला, 1953 में। क्या कोरिया आज भी दोनों मिल गया, बिल्कुल नहीं। एक आज भी उत्तरी कोरिया है, एक आज भी क्या है, दक्षिणी कोरिया। अब आइए सर बर्लिन संकट, ठीक है। बर्लिन संकट की बात कहा जाए, अभी तो बताएं सर बर्लिन के बारे में बताएं क्या, कि सर जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। बर्लिन के बीचों बीच में दीवार खींचा गया और दीवार बताइएगा 1961 में खींचा गया। तो बताया था ना, जो 150 किलोमीटर का दीवार था जो 1961 में खींचा गया। और किसके द्वारा खींचा गया, यूएसएसआर। बताया था ना कि सर पूर्वी गुट है वो यूएसएसआर और पश्चिमी गुट कौन है बताइए, यूएसए। तो बताइए यहाँ भी तो हुआ 1958 से 1962 तक ये विवाद चला। यहाँ पर सोचिए बीचों बीच दीवार बन गया, ठीक है। पश्चिमी बर्लिन अमेरिका को प्रीफर करता है, पूर्वी बर्लिन यूएसएसआर को प्रीफर करता है, ठीक है। और हम आपको बताए तो थे कि यहाँ का पढ़ा लिखा इंसान जब यहाँ से यहाँ जाने लगा, ठीक है, तो बीच में जानते हैं यूएसएसआर को लगा क्या कि हमारा इंसान सारा लिखा पढ़ा लिखा तो यहीं चल जाएगा, तो हमारे यहाँ कुछ बचेगा नहीं, इसलिए बीचों बीच में क्या बना दिया, दीवार। किसने बनाया, यूएसएसआर ने बनाया दीवार, ठीक है। तो यह है पश्चिमी गुट से कहाँ पहुंच गया, पूर्वी गुट में। ये लिखा हुआ है कि इस तरफ के पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जो है ना, इधर से पूर्वी बर्लिन से कहाँ जा रहे थे, पश्चिमी बर्लिन जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1961 में पश्चिमी कहीं ना कहीं बर्लिन का दीवार बना दिया गया, ठीक है। एक कब तक चला, 1962 में। दो संकट पढ़ लिए, एक और संकट पढ़ते, इसका नाम है कांगो संकट। क्या नाम है, कांगो संकट। सर कांगो है, ध्यान दीजिएगा, कांगो एक देश है जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। किस महादेश में पड़ता है, अफ्रीका में। और यह बेल्जियम का पहले उपनिवेश था, मतलब बेल्जियम का गुलाम था। बेल्जियम यूरोप महादेश में, कांगो जो है वो अफ्रीका महादेश में, ठीक है। नीचे अफ्रीका महादेश है, ऊपर यूरोप महादेश है, समझे। अच्छा, यूरोपियन जब लोग, बेल्जियम के लोग यहाँ जब रहते थे लंबे समय तक, ठीक है, तो यहाँ ये लोग तो गोरे लोग हैं और कांगो के लोग हैं जो काले लोग हैं, है ना। यहाँ भी वही विवाद हुआ। यहाँ जानते हैं रंग के आधार पर भेदभाव हुआ और यहाँ विवाद हुआ गोरा और काला को लेकर, ठीक है। सर यहाँ बेल्जियम के लोग जानते हैं बड़ी मार मारते थे काले वाले लोग को, तो काले वालों को सपोर्ट कर दिया यूएसएसआर। तो जब काले वालों को सपोर्ट किया यूएसएसआर, तो गोरे लोगों को सपोर्ट कर दिया कौन, अमेरिका। तो बताइए फिर से दोनों विवाद में आए कि नहीं आए, है ना। लेकिन इतना कन्फर्म समझिएगा कि कोई भी विवाद हुआ है, दोनों देश आए हैं, दोनों एक दूसरे को मदद किए हैं, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं लड़वाए हैं, लेकिन आपस में कभी भिड़े नहीं है। देख लीजिए सर कांगो संकट में भी देखिए दोनों मदद कर रहे हैं गोरे और काले को, क्या आपस में खुलकर लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे जीवन में सीखिएगा, जो मजबूत व्यक्ति होते हैं, जो कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो आपस में कभी सामना सामने नहीं लड़ते हैं, वो किसी न किसी को लड़वाते रहते हैं। आपको जो पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट है सर, वह है क्यूबा मिसाइल संकट। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तुम रट जाइएगा, ठीक है। कन्फर्म ये सवाल छपेगा। क्यूबा मिसाइल संकट ये हुआ कब था, 1962 में। कब हुआ था, 1962 में। सर यह क्या है, तो यह एक मध्य अमेरिका का पास एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप, एक छोटा सा देश है, ठीक है, द्वीप पर बसा हुआ था। यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा को हटाकर समाजवादी विचारधारा आ गया, समझ गए। और इसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अमेरिका जानते हैं, एक तरफ से अमेरिका का विचारधारा पूंजीवादी और यूएसएसआर का विचारधारा क्या था, समाजवादी, पहले से ही था, ठीक है। तो हुआ क्या, हमें थोड़ा सा इसको मैप से हम बताते हैं तो अब ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको मैप दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैप, सब लोग अच्छे से देखिएगा।
अभी बताएं, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, बीच के भाग को हम सब कहते हैं मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका में एक छोटा सा यहाँ देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। ठीक है। और जान लीजिए, क्यूबा जानते हैं, क्यूबा में पहले पूंजीवादी विचारधारा, क्योंकि अमेरिका जस्ट बगल में है, तो क्यूबा में पहले पूंजीवादी विचारधारा था, लेकिन किसी कारण से इसका विचारधारा बदल कर जानते हैं ये रूस वाला विचारधारा आ गया, जिसका नाम क्या है? समाजवादी। जैसे यहाँ पर समाजवादी विचारधारा आ गया, रूस को एहसास हुआ या यूएसएसआर को इसको एहसास हुआ कि हमारे दुश्मन के पास एक ऐसा देश है जो हमारा दोस्त बन गया है, क्योंकि इसका विचारधारा क्या हो गया? समाजवादी। और पता है, यूएसएसआर चुपके से अपने परमाणु हथियार को, है ना, समुद्र के माध्यम से सर यहाँ आकर सेट कर दिया। इसलिए सेट कर दिया कि जब अमेरिका बोलेगा तो तुरंत इसको कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे। और एक बात बता देते हैं कि सर यूएसएसआर चुपके से यहाँ पर कहीं ना कहीं हथियार तो लगा दिया अमेरिका को मारने के लिए, और यह 3 हफ्ते बीत गए, और 3 हफ्ते के बाद पता चलता है अमेरिका को कि यार ये तो हमारे कहीं ना कहीं नाक के सामने या ना कहीं शकल के सामने कहीं ना कहीं हथियार लगा दिया है ना। इसीलिए पता है अमेरिका और यूएसएसआर की जब ये जो संकट हुआ 1962 में, जिसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट, इसमें सभी लोग को एहसास हुआ कि हो सके इस बार कंफर्म थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे, ये पहले मुलाकात किए थे, और ये दोनों को समझ में आ गया था कि अगर हम दोनों अगर फोन से बात करें या ऐसे वार्तालाप होगा तो कंफर्म ये मिसाइल यहाँ से वापस चली जाएगी और लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है, और यही हुआ। तो सवाल पूछेगा क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट में बताइएगा किस देश में हुआ था? तो क्यूबा में हुआ था। क्यूबा किस महादेश का भाग है? मध्य अमेरिका का भाग है। बताइएगा यहाँ पर मिसाइल कौन तैनात किया? यूएसएसआर। क्यों तैनात किया? क्योंकि यहाँ पर विचारधारा क्या आ गया था? समाजवादी। पहले क्या था? पूंजीवादी। बदल कर क्या हो गया? समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा से क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ कि यूएसएसआर इसका मित्र बन गया और ये अपने हथियार को यहाँ लगा दिया। ठीक है। और यह अमेरिका को पता होने में कितने सप्ताह लगे? 3 सप्ताह लग गए। जब 3 सप्ताह के बाद पता चला तो दुनिया में सभी देशों को एहसास हुआ कि कंफर्म अब लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ। लेकिन सच बताया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि सर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, रूस के जो राष्ट्रपति थे, ये दोनों पहले मुलाकात किए थे और दोनों का विचार समझ में दोनों को आता था कि लड़ने से कुछ फायदा नहीं है ना। इसीलिए जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति इनको कहने पर जानते हैं मिसाइल फिर से वापस चला गया और लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से आगे आ जाते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट की बात कहा जाए, अभी हम आपको बताएं, यहाँ पर देखिए हम ये सब चीज पढ़ लिए। क्यूबा मिसाइल संकट अभी बताएं कि यहाँ पर क्या था? अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा था और यूएसएसआर में क्या था? समाजवादी। लेकिन विचारधारा चेंज कर दिया तो यह इसका मित्र बन गया, क्यूबा इसका मित्र बन गया। ठीक है। और क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था उस समय फिदेल कास्ट्रो। याद कर लीजिएगा, क्या नाम है? फिदेल कास्ट्रो। और 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइल को क्या कर लिया? तैनात कर दिया। 1962 में क्यूबा देश है जो अमेरिका के पास है, वहां पर जानते हैं मिसाइल को तैनात कर दिया। किसने? बताइए। यूएसएसआर ने। क्यों किया? क्योंकि अमेरिका को खत्म करने के चक्कर में। ठीक है। और 3 हफ्ते के बाद जानते हैं बात अमेरिका को पता चला, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कैनेडी। और यहाँ के राष्ट्रपति यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्ट्रो। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कैनेडी। ठीक है। और जान लीजिए ये दोनों पहले मुलाकात किए थे, इसलिए जानते हैं दोनों के बीच में वार्तालाप फिर से होता है और यह मिसाइल संकट कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो पता चलता है कि इसके अगर मिसाइल तैनात था, अगर लड़ाई शुरू होता तो कंफर्म थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत होता है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। ठीक है। अब बताते हैं क्यूबा मिसाइल संकट होने का कारण क्या था। फिर से वही पॉइंट जो हम आपको बताए हैं। इसमें बताया यूएसएसआर ने मिसाइल को तैनात कर दिया था। किसके पास तैनात किया था? तो अमेरिका के पास तैनात किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? इससे क्या हुआ? अमेरिका एकदम सीधे निशानी पे आ गया। यूएसए ने जहाजी बेड़ा आगे करके चेतावनी दिया और दोनों देशों के बीच में युद्ध की संभावना बन गई थी, लेकिन यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था। लोगों को लगा कि अब का शीत युद्ध खत्म हो गया और शीत युद्ध खत्म होने के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत होगा। लेकिन जानते हैं सर, दुनिया में जो मजबूत लोग होते हैं, बराबरी के लोग होते हैं, उसमें कभी लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। और नतीजा यह निकला कि सर भले ही शीत युद्ध का ये चरम बिंदु था, लास्ट पॉइंट था, क्योंकि दुनिया में सभी को एहसास हो गया थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत होने वाला है, लेकिन दोनों देशों ने मिलकर युद्ध को टाल दिया, क्योंकि दोनों को पता था लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वार्तालाप किया और उनको खत्म कर दिया। ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इधर देश का नाम लिखा हुआ है, इधर राष्ट्रपति का नाम। इसको इससे आपको क्या पढ़ना है? इससे यह पढ़ना है कि जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जल्दी बताइए कब हुआ था? 1962। कब हुआ था? 1962। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था कैनेडी। याद करते चलिएगा, क्या नाम था? कैनेडी। निकिता काट दीजिएगा, निकिता इसमें नहीं था। ठीक है। यूएसए का राष्ट्रपति का नाम था कैनेडी। यूएसएसआर का राष्ट्रपति का नाम था क्रुश्चेव, है ना। और क्यूबा का राष्ट्रपति का नाम था कास्ट्रो। याद रखिएगा, यूएसए का राष्ट्रपति कैनेडी, यूएसएसआर के राष्ट्रपति क्रुश्चेव, क्यूबा के राष्ट्रपति कास्ट्रो
ये कब की कहानी बता रहे हैं? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962। क्यूबा एक क्या है? द्वीपीय देश है। किसके पास है? अमेरिका के पास है। क्यूबा में बताइए पहले कौन सा विचारधारा? पूंजीवादी। बाद में बदलकर क्या हो गया? समाजवादी। ये किसका मित्र बन गया? यूएसएसआर का। इसने अपने परमाणु हथियार को कहाँ लगा दिया? क्यूबा में। ये बात बताइएगा अमेरिका को पता कितने हफ्तों में पता चला? 3 हफ्तों में। ठीक है, चलिए बैलेंस हो गया फिर से, क्योंकि कैनेडी और जानते हैं क्रुश्चेव पहले मुलाकात किए हुए थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अब एक पॉइंट है कि सर कोई देश को रोकने का क्या उपाय है, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा ना हो। उसके लिए जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रोकना और संतुलन करना, है ना, अपने आप को बैलेंस, रोकना भी और उसके बाद बैलेंस करना। पहले स्टॉप फिर बैलेंस, ठीक है। स्टॉप एंड बैलेंस इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं अवरोध, ठीक है। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हो, जब दो पक्ष बहुत ताकतवर हो तो वे एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सके तब कोई भी पक्ष युद्ध चाहता नहीं। हम कैसे बोले, जब दो मजबूत देश होता है ना, या जब दो मजबूत लोग होते हैं वो कभी भी आपस में लड़ते नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर हम इनको बर्बाद करेंगे तो ये भी हमें बर्बाद करेंगे, इसलिए कभी लड़ना चाहते नहीं है। लड़ाई हमेशा एक ऊपर में और एक नीचे में होता है, ठीक है। एक अमीर हो एक गरीब हो ताकत में, तभी लड़ाई होता है। लेकिन इनको पता था कि सर हम लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसी वर्ड के कारण जानते हैं ये दोनों क्यूबा मिसाइल संकट में लड़े नहीं, ठीक है, क्योंकि सर उस समय कनेडी और क्रुश्चेव की बात कहा जाए, ये दोनों अमेरिका में 1959 में एक और मुलाकात हुआ था, दोनों में वार्तालाप होता था, ठीक है। चलिए अब बताते हैं यहाँ से एक अलग पॉइंट, यहाँ से अलग पॉइंट यह है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अलग पॉइंट यह है कि सर दो महाशक्तियों का हथियारों का होड़ कैसे कैसे शुरू हुआ। मतलब एक तरफ से अमेरिका अपना हथियार बना रहा है, एक तरफ से यूएसएसआर अपना हथियार बना रहा है, तो ये लोग को हथियारों का होड़ कैसे खत्म होता है, ठीक है। देखिए हथियारों का होड़ खत्म तब होता है, ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों देशों ने कुछ न कुछ संधि की आपस में, ठीक है। और इस संधि के तहत कहा क्या कि न तो हम हथियार ज्यादा बनाएंगे और न तुम भी हथियार ज्यादा बनाना। उसमें सबसे पहला जानते हैं संधि का नाम है एलटीबीटी। क्या नाम है? एलटीबीटी। सब याद करते चलिएगा, क्या नाम है? एलटीबीटी। एलटीबीटी कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, एलटीबीटी का पहले फुल फॉर्म जानिए। एल से होता है लिमिटेड, टी से हो गया टेस्ट, बी से हो गया बैन और फिर टी से हो गया ट्रीटी, है ना। इसको कहते हैं सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। इसको कहते हैं लिमिट टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको कहते हैं एलटीबीटी, ठीक है। एलटीबीटी संधि क्यों हुआ था? क्योंकि सर अमेरिका चाहता था कि हम भी दुनिया में अच्छे से राज करें और यूएसएसआर चाहता था कि हम भी दुनिया में राज करें। ये दोनों चाहते थे कि अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत होना नहीं चाहिए, ठीक है। और अच्छा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो इसलिए जानते हैं इस संधि को किए, ठीक है। तो बताइए लड़ाई झगड़ा को कम करने के लिए पहला संधि कौन सा हुआ? एलटीबीटी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कैनेडी। और यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? क्रुश्चेव। यह संधि किस देश में हुआ? रूस की राजधानी कहाँ हुआ? मॉस्को में हुआ। और इस संधि में मात्र 3 ही देश थे, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एलटीबीटी संधि में कितने देश? 3 देश। पहला अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर, अब बीच में देखो चमचागिरी करने वाला इंग्लैंड है, ये था जिसका नाम है यूके, याद हुआ। एक अमेरिका, एक इंग्लैंड, एक यूएसएसआर, ठीक है। सर ये हस्ताक्षर 1963 में हुआ। और जान लीजिए यह हस्ताक्षर जो हुआ था सर, यह 8वां महीना, मतलब ये हुआ था सितंबर में हुआ, अगस्त में हुआ था, अगस्त में हुआ था, है ना। और फाइनली जानते हैं कहीं ना कहीं कौन सा महीना में? तो अक्टूबर से कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया। तो आपको बस इसको याद करना है कि बताइए एलटीबीटी संधि कब हुआ है? 1963, याद हुआ। एलटीबीटी संधि कब हुआ? 1963। थोड़ा दिमाग लगा लीजिए अगर है तो अब याद करिए क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962। उसके बाद बताइए दोनों में दोस्ती हुआ, वो लोग नहीं चाहते कि हम लड़े, इसलिए जानते एक संधि किया, उस संधि का नाम क्या है? एलटीबीटी। और एलटीबीटी संधि कब हुआ? 1963। 1963 में संधि हुआ, याद हुआ। एलटीबीटी संधि सबसे पहला संधि था जो दोनों देश लड़ना नहीं चाहते थे, वो कब हुआ? 1963। चलिए अब आ गया ये उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि यहाँ लिखा हुआ है कि परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर रोक लगाया जाए और जल में, वायुमंडल में और बाहरी अंतरिक्ष में कहीं भी परीक्षण नहीं होना चाहिए। दुनिया में लोग शांति स्थापित कर रहे और दुनिया में सभी लोग अपने आप को डेवलप करें, ठीक है। तो पहला संधि हम लोग पढ़ लिए। अब थोड़ा सा दूसरा संधि पढ़ लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बताइए एलटीबीटी में कितने देश थे? 3 देश। कितने देश? 3 देश। आप बोलते चलिए, ठीक है, आपको याद होता चलेगा। बोलिए पहला कौन था? अमेरिका। पहला कौन था? अमेरिका। दूसरा कौन? यूके मतलब इंग्लैंड, ठीक है। और तीसरा कौन था? यूएसएसआर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि सर परमाणु और प्रसार संधि के बारे में पढ़ते हैं। सर इसको एनपीटी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो होता है ना, ये होता है क्या? बताइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और ट्रीटी लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोलिफरेशन ट्रीटी लिखा हुआ है। बाकी इसका हिंदी नाम आप याद रखिएगा, हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं परमाणु और प्रसार संधि,
एनपीटी, ठीक है। इस समय के जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉनसन। और यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे? ब्रेजनोव। कौन थे बताइए? ब्रेजनोव। एनपीटी के तहत एनपीटी जब संधि हुआ था, ये संधि हुआ था सर 1968 में, लेकिन फाइनली प्रभावित कब हुआ? 1970 में। लेकिन संधि को हम लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि सर इसी संधि में कहा गया था कि दुनिया में 5 ही देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और इसके अलावा कोई रख नहीं सकता है। तो भाई क्या हम लोग उस समय गरीब थे तो क्या हम लोग परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे? ठीक है। और इसलिए हम इस संधि को हम लोग मानते नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। बोलिए एनपीटी संधि कब हुआ? 1968। फाइनल बताइए कब से काम कर रहा है? 1970 से। इसमें कहा कितने देशों को कहा गया? 5 देशों को। बताइए अभी बताएं एलटीबीटी, एलटीबीटी में कितने देश? 3 देश, है ना। और बताए एनपीटी में कितने देश? 5 देश। एक हो गया अमेरिका, एक हो गया यूएसएसआर, एक हो गया ब्रिटेन। ये तो पहले ही था, तीनों का तीनों। एक फ्रांस जुट गया और एक चीन मतलब जुट गया। अगर आपको याद ना रहे तो इसका एक ट्रिक भी है। इसका ट्रिक आप कह सकते हैं ए बी सी और एफ और आर 4 होता है, ठीक है। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस और आर से रूस। जो अस्थाई है ना यूएनओ का जो अस्थाई सदस्य हैं, ठीक है, सुरक्षा परिषद का जो अस्थाई सदस्य हैं, वही सर एनपीटी के भी सदस्य हैं, ठीक है। ये चीज है। और यह देश किसी देश को बताइए हथियार नहीं देगा, ये भी बात कहा, ठीक है। और यह 1 जनवरी 1967, इसका का नाम क्या था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जो भी देश परमाणु परीक्षण कर लिया वो परमाणु हथियार रखेगा, और 1967 से पहले जो बना लिया वो रखेगा, और 1967 के बाद जो बनाएगा वो नहीं रखेगा, ठीक है। अब बताइए 1967 में अपने देश का स्थिति बहुत खराब था। एक तो कि सर 1962 में हम लोग पाकिस्तान सर चीन से लड़े थे, 1965 में पाकिस्तान से लड़े थे, 1966 अपने यहाँ सूखा पड़ गया था। तो हम लोग कैसे परमाणु परीक्षण करेंगे? तो हम लोग पीछे रह गए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग किसी से डरने वाले नहीं थे, फिर भी परमाणु परीक्षण किए। अब एक बार फिर से समझिए शीत युद्ध का दौर के बारे में। एक है पश्चिमी गुट, एक है पूर्वी गुट। इधर लीडर कौन है? यूएस है। इधर लीडर कौन है बताइए? यूएसएसआर है। यहाँ देखिए सर दो ध्रुवीयता का चुनौतियों के बारे में बताते हैं। आपको पता होगा जब दुनिया में 2 गुट बना हुआ था, एक अमेरिका का एक था यूएसएसआर का, तो वही दोनों कितने ऐसे देश थे जो जानते हैं ना तो अमेरिका के साथ जुटना चाहते थे, नहीं यूएसएसआर के साथ जुटना चाहते थे, ठीक है। तो एक अलग दुनिया बनाया गया, एक अलग गुट बनाया गया, ठीक है, जो तीसरी दुनिया के नाम से परिचित हुआ। इसमें भारत भी शामिल है और इसे कहा गया गुट निरपेक्ष। इसे क्या कहा गया? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया भाई? ना तो हमें पश्चिमी गुट से ज्यादा मतलब है, नहीं हमें पूर्वी गुट से मतलब है। हमें दोस्ती पश्चिमी से भी रखना है तो हमें दोस्ती पूर्वी से रखना है। जब दोनों आपस में लड़े झगड़ेगा तो उसे शांत करने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, तो इसे कहा गया गुट निरपेक्षता। इसको शॉर्टकट में कहते हैं NAM, ठीक है। इसको फुल फॉर्म होता है नॉन एलिजिमेंट मूवमेंट कहा जाता है, समझ गए? नेम कहा गया इसको गुट निरपेक्षता को, समझे? अगर गुट निरपेक्षता की बात कहा जाए सर जान लीजिए 1956 में इसका मीटिंग हुआ और फाइनली 1961 में जाकर कहीं ना कहीं बन गया था। इसे में कौन कौन गुट निरपेक्षता में बताइए बनाने वाला कौन कौन व्यक्ति थे? तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया के टीटो थे, मिस्र के नासिर थे, इंडोनेशिया के सुक्रेनो थे, और घाना के कौन थे? एनक्रुमा। आप याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा जब गुट निरपेक्ष का स्थापना हुआ था तो उस समय बताइए भारत के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और बताइएगा यूगोस्लाविया कौन थे? टीटो। कौन थे? टीटो। मिस्र का कौन थे? नासिर। इंडोनेशिया कौन थे? सुक्रेनो। घाना का कौन थे? बताइए एनोकोरमा, है ना, ये लोग थे। अब लिखा हुआ है गुट निरपेक्षता का जन्म का कारण क्या था? क्यों गुट निरपेक्ष बना? क्यों सर लोग अमेरिका और यूएसएसआर का साथ जुटना नहीं चाहे, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि सर गुट निरपेक्षता के जन्म का कारण क्या है? तो 5 देशों में सहयोग का भावना आया सबसे पहली बार, ठीक है। दूसरा क्या? शीत युद्ध के प्रसार और दायरे को कहीं ना कहीं रोकना। देखिए भाई जब दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं सुपर पावर बनने के लिए तो बाकी सब देश तो बर्बाद हो रहा है, तो ये दोनों को रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। तो किसका जन्म हुआ? यूएसएसआर का जन्म हुआ। आगे देखिए नए स्वतंत्र अफ्रीका देशों में जितने देश थे उस सब के सब लगभग किसमें शामिल हुए? गुट निरपेक्ष में। क्योंकि सर ये सब के सब आजाद थे, अभी किसी का गुलामी करना नहीं चाहते थे। ना ये अमेरिका के इशारों पर चलना चाहते थे, ना ये यूएसएसआर के इशारों पर चलना चाहते थे। इसीलिए सर यह जो देश हैं सर यह किस में शामिल हुआ? गुट निरपेक्ष में। भारत भी किस में शामिल हुआ? गुट निरपेक्ष में। अब हम थोड़ा सा जल्दी बढ़ा देते हैं। सर गुट निरपेक्ष देशों में शामिल होने का क्या शर्त है? 5 शर्त बताइए। तो पहला शर्त यह है कि भाई अपने स्वतंत्र नीति पर चलना होगा, अपना देश का खुद संविधान होना चाहिए, किसी देश के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्या? वह उपनिवेशवाद का विरोध करे, वह किसी का गुलामी न करे, ठीक है। किसी भी सैनिक गुट का सदस्य न बने, वह किसी भी सैनिक गुट का मतलब सदस्य न बने। आपको याद है सैनिक गुट में आपको पढ़ाए थे नाटो, सीएटो, सेंटो पढ़ाए थे ना, ठीक है। या फिर वार्सा पैक्ट, अगर उसमें आप शामिल हो गए तो कन्फर्म आप गुट निरपेक्ष में शामिल नहीं होइएगा। और एक और बात कहा गया कि दोनों महाशक्ति, कौन दोनों महाशक्ति? एक तरफ से अमेरिका और एक तरफ से यूएसएसआर के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के साथ थोड़ा भी
कभी भी दोस्ती होगा तो कन्फर्म आप किस में शामिल नहीं होएगा, गुटनिरपेक्ष में? थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। गुटनिरपेक्ष शामिल होने का क्या क्या शर्त है? तो पहला शर्त हम आपको बताया क्या कि सर इसमें अपने स्वतंत्र नीति पर चलना होगा, ठीक है। कौन सा नीति पर चलना होगा? तो अपने स्वतंत्र नीति पर चलना होगा, है ना। पहला पॉइंट बताया आपको, पहला पॉइंट क्या था कि सर इसमें अपने स्वतंत्र नीति पर चलना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, उपनिवेशवाद का विरोध होने करने वाला हो, किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, नाटो, सीएटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट कुछ में भी, ठीक है। और दोनों महाशक्तियों के साथ द्विपक्षीय समझौता न हो, ये सब पॉइंट है। आगे देखा जाए तो यहाँ से लिखा हुआ अपने क्षेत्रों के अंदर दोनों महाशक्तियों को सैनिक अड्डा बनाना नहीं दिया जाए। जैसे भारत की बात कहा जाए, भारत अगर नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो मतलब अमेरिका का सैन्य अड्डा भारत में बनता, तो क्या भारत गुटनिरपेक्ष में होता? नहीं होता, ये चीज है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। गुटनिरपेक्ष का स्थापना जो हुआ था 1961 में हुआ था, मीटिंग 1956 में, स्थापना 1961 में, याद हुआ? कब हुआ? 1961 में। और क्यूबा मिसाइल संकट के एक साल पहले, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962, उसके एक साल पहले हुआ था 1961 में। कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की। बताइए इसमें 28 सदस्य देश आए थे, और जानते हैं जब यहाँ मीटिंग हुआ तो 28 में 25 देश जो थे वो सदस्य बन गए थे, बाकी 3 यहाँ से वापस चले गए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्थापना 25 देशों के साथ हुआ। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि आगे 100, देखिए 17वां, अच्छा देखिए इसका हर साल संस्करण होता है, ठीक है। सॉरी, इसका जो संस्करण होता है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसका जो संस्करण होता है गुटनिरपेक्ष का वो हर एक 3 सालों पे होता है। प्रत्येक कितने सालों पर? 3 साल पे। तो 17वां संस्करण 2016 में हुआ था, जो वेनेजुएला में हुआ था। उस समय कितने देश थे? 120 थे। 18वां संस्करण 2019 में हुआ है, जो अजरबैजान में हुआ है, जिसमें कितने देश थे? 125 देश थे। और बाकी 19वां और 20वां जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 साल पर होता है, तो 9 3 12 2022 में भी हुआ होगा, और 22 में 3 जोड़े 2025 में भी हुआ होगा। तो आप दोनों साल को ऐड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और फाइनली हम एक बात बता देते हैं कि आज भी गुटनिरपेक्ष में जानते हैं देशों की संख्या कितना? 125 है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष में बताइएगा जो मीटिंग होता है वह कितने सालों पे होता है? 3 साल में एक बार होता है। अब एक पॉइंट है, पूछता क्या गुटनिरपेक्ष क्या नहीं है? तो भाई गुटनिरपेक्ष जो है ना, ये पृथकवाद का विचारधारा पर नहीं चलता है। गुटनिरपेक्ष में वैसे देश हैं जो किसी देश को अलग नहीं रखना चाहता है, सबको जोड़ कर रखना चाहता है, पूरे पृथ्वी पर्यावरण सबका विकास करना चाहता है। और क्या तटस्थता का मतलब क्या हो गया कि उदासीन और न्यूट्रल होना चाहता है भारत। जब दो देश आपस में कभी लड़ता झगड़ता है तो उसे शांति स्थापित करने का काम करता है, लेकिन कभी किसी का सपोर्ट करता नहीं है। ये सर गुटनिरपेक्षता है। बाकी सर इसके अलावा जो कुछ है वो गुटनिरपेक्षता नहीं है, ठीक है। कोई भी देश के ऊपर टिप्पणी भी नहीं करता है ना। अब हम बताते हैं गुटनिरपेक्ष का काम क्या है, यही लिखा हुआ है, नियम का कार्य क्या है, ठीक है। तो पहला जो कार्य है लिखा हुआ है कि सर कहीं युद्ध ना हो, यही कोशिश करता है गुटनिरपेक्ष। भारत की बात कहा जाए, भारत तो सबसे नंबर 1 पे है, किसी को भी शांति स्थापित करने का कोशिश करता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि युद्ध शुरू भी हो जाए तो उसे शांत करने का कोशिश कौन सा करता है? तो गुटनिरपेक्ष संस्था करता है। जल्दी बताइए भारत किस संगठन में है? तो गुटनिरपेक्ष में। क्या भारत अमेरिका की तरफ है? नहीं। भारत क्या पूर्वी गुट की तरफ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब बताते हैं शीत युद्ध के दायरे में सर 2 गुट था, एक था पश्चिमी गुट अमेरिका का, एक था पूर्वी गुट यूएसएसआर का। तो देखिए 2 ध्रुवीयताओं की चुनौती के बारे में बताते हैं सर। ये दोनों को चुनौती देने वाला एक और गुट बन गया, मतलब जंगल में 2 गो शेर पहले से था, तीसरा मतलब शेर आ गया जिसका नाम है गुटनिरपेक्षता, उसी को कहते हैं नेम, ठीक है। तो सर इसने अपना डेवलपमेंट कैसे किया? तो इसने अपना डेवलपमेंट करने के लिए पहले एक संस्था बनाया, उस संस्था का नाम रखा नियो। क्या रखा? नियो। इसको कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर, इसको हिंदी में कहते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसमें कहा गया ध्रुवीय देश नवीन देशों को आर्थिक सहयोग करेंगे तथा इस व्यवस्था में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को कहा गया। जो ध्रुवीय देश हैं, जैसे पश्चिमी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, समझ गए, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, ये नए नए देशों को क्या करेंगे? मदद करेंगे। इसके लिए एक संस्था बन गया जिसका नाम क्या है? नियो। आगे देखिए, नियो व्यवस्था को लिखा हुआ है कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यूएनओ ने 1972 में व्यापार और विकास को लेकर एक सम्मेलन भी किया था, ठीक है। और उसी का नाम है अंकटाक। क्या नाम है? अंकटाक। ये सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आगे चलिए। अंकटाक का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि सर इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट तैयार हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट तैयार हुआ जिसे ट्वाइस अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विकास के लिए एक नई विकास नीति की ओर कहा जाता है इसको। इसका हिंदी नाम है विकास के लिए एक नई विकास नीति, ठीक है। विशेषता की बात कहा जाए तो विशेषता यह है कि विश्व के धार्मिक असमानताओं को, है ना, धार्मिक असमानताओं को दूर किया जाए। धनी मतलब जो धनी देश है, जो विकसित देश है, ठीक है, को नए देशों को मदद करना चाहिए, इसके लिए एक संस्था बना। लेकिन आपको पता होगा कि सर अमीरों के पास दिल इतना छोटा
छोटा होता है कि वो गरीबों को कभी मदद नहीं करता। आपको अब यहाँ आ जाइए, आपको पता होगा पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सा रेखा होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर जो होता है वह 23.5 डिग्री कौन सा होता है, कर्क रेखा। और इसके नीचे जो होता है वह 23.5 डिग्री कौन सा होता है, मकर रेखा। आपको इतना आइडिया होगा मकर रेखा का जो नीचे देश है सब अविकसित है, और कर्क रेखा से जो ऊपर देश है सब विकासशील है। कहा गया कि विकासशील देश जो है, सॉरी विकसित देश जो है विकसित है, ठीक है। ये जो विकसित देश है यह अविकसित को कहीं ना कहीं मदद करेगा, ठीक है। लेकिन जान लीजिए सर ये सब कहीं ना कहीं किताबों में अच्छा लगता है, ऐसे तो वास्तविकता कोई किसी को मदद करता नहीं है। बस यही बात लिखा हुआ है। देखिए अभी बताया 23.5 डिग्री ऊपरी का भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं, नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं। ऐसे तो विषुवत रेखा से ही बंटवारा होता है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री से ऊपर के देशों को उत्तरी गोलार्ध में रखा गया, जिसे विकसित देश कहा गया। 23.5 डिग्री से नीचे के देश को दक्षिणी गोलार्ध में रखा गया, जिसे अविकसित या विकासशील देश कहा गया, ठीक है। और लिखा गया है क्या कि हमेशा विकासशील देशों को विकसित देशों से क्या लाभ होता है, ठीक है। तो देखो सर हमेशा विकासशील देशों को विकसित देशों से क्या लाभ होता है, तो अविकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है। दूसरा क्या, अविकसित देश अब पश्चिमी देशों के बाजारों में अपना दम पर कहीं ना कहीं अपने दाम पर सामानों को बेच सकता है, क्योंकि सर वो विकसित है। टेक्नोलॉजी कम पैसों से विकसित देशों से ले सकता है, क्योंकि दोस्ती है। आगे क्या है, तो आर्थिक संस्थाओं में इस देशों की भूमिका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सब फायदा इसका है, ठीक है। कुछ समय के बाद 1980 के दशक में नियो व्यवस्था धीमे धीमे क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सर कोई जो मजबूत देश है, जो विकसित देश है, वो किसी गरीब देश को मदद करना चाहता नहीं है, ठीक है। कारण बता दे क्यों ऐसा हुआ, तो लिखा हुआ है क्या कि सर विकसित देशों ने इस व्यवस्था का विरोध करने लगा था। लोग किसी नवीन देश को मदद करना चाहता नहीं था, क्योंकि ये लोग अपने हथियारों के होड़ में फंसे हुए थे। अमेरिका अपना हथियार बना रहा था, यूएसएसआर अपना हथियार बना रहा था, ये सब चीजें। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के दौर में भारत की क्या भूमिका है। जान लीजिए शीत युद्ध के दौर में भारत जो है ना, भारत का भूमिका बहुत जबरदस्त है। वो किसी देश को लड़ने नहीं दिया, क्योंकि भारत किस में शामिल है, गुटनिरपेक्ष में शामिल है, ठीक है। दूसरा क्या है, भारत किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं है, आजाद है। भारत के नए आजाद देशों को इन महाशक्तियों में जाने का कहीं ना कहीं जाने से रोकता है। भारत ये भी काम करता है, जितने भी नए नए देश आजाद होते हैं वो बताता है कि न तुम अमेरिका के साथ रहो, न यूएसएसआर के साथ रहोगे कन्फर्म गुलाम बन जाओगे, ठीक है। दोनों महाशक्तियों गुटों में मतभेद को दूर करने के लिए भूमिका निभाता है भारत, और दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वार होने देता नहीं है, कौन, अपना भारत। सभी कूटनिरपेक्ष देशों का देखरेख करता है, कौन, अपना भारत। तो जल्दी से बताइए भारत का योगदान है या नहीं है, बिल्कुल है। अब हम पढ़ते हैं भारत को गुटनिरपेक्षता से लाभ क्या है, भारत क्यों गुटनिरपेक्ष में शामिल हो गया, इसका लाभ क्या है। तो देखिए बहुत सारा लाभ है। पहला लाभ की बात कहा जाए तो लिखा हुआ है कि भारत जो है ना अंतर्राष्ट्रीय फैसलों ले सकता है, अपना पक्ष खुद से रख सकता है, क्योंकि भारत स्वतंत्र है, वह किसी देश का गुलाम नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है, ठीक है। आगे देखिए बताते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत जो है ना दोनों गुटों से, दोनों गुट मतलब एक है यूएसए का गुट और एक है यूएसएसआर का गुट, ठीक है। तो दोनों गुटों से न तो वह दूर रहता है न ही पास, ये बात सच्चाई है। भारत बीचों बीच में भाई कहता है कि हम तुमसे भी दोस्ती रखते हैं तो तुमसे भी रखते हैं, दुश्मनी तुमसे भी है दुश्मनी तुमसे भी है, एकदम न्यूट्रल रहता है अपना भारत, इसीलिए एकदम बहुत मजे का जिंदगी जी रहा है अपना भारत, ठीक है। आगे देखिए भारत की गुटनिरपेक्षता की आलोचना, जान लीजिए कि सर भारत कितना भी गुटनिरपेक्ष में शामिल रहे, लेकिन फिर भी कुछ शिकायत करने वाले लोग शिकायत करते हैं, कहते क्या है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, क्योंकि जानते हैं हम लोग का झुकाव थोड़ा बहुत ज्यादा रूस के साथ होता है, तो अमेरिका को डर होता है कि कहीं ना कहीं भारत का झुकाव जानते हैं रूस के साथ है, तो कहता है कि हम गुटनिरपेक्ष में है, लेकिन गुटनिरपेक्ष में नहीं, हम लोग किस में है, तो रूस में है। और भारत का व्यवहार अस्थिर है, लोग कहता है कि भारत का व्यवहार क्या है, अस्थिर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। और फाइनल एक क्वेश्चन है कि सर शीत युद्ध का परिणाम क्या निकला, जब शीत युद्ध हुआ बताइए जल्दी से, कब शुरू हुआ, 1945 में, कब खत्म हुआ, 1991 में, क्या रिजल्ट निकला। तो लिखा हुआ है कि विश्व जो है ना दो ध्रुवीय गुटों में बट गया, एक बट गया पश्चिमी गुट और एक बट गया पूर्वी गुट। दूसरा क्या है, दोनों गुटों ने सैन्य संधियां की। देखिए याद करिए, अमेरिका का सैन्य संधि का नाम क्या है, नाटो, सीएटो, सेंटो, और बताइएगा यूएसएसआर का नाम क्या है, वार्सा पैक्ट है, ठीक है। आगे लिखा हुआ क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों गुटों ने हथियारों का होड़ शुरू कर दिया। अमेरिका खुद अपना ज्यादा हथियार बनाया, यूएसएसआर अपना हथियार बनाया। इसको डर था कि हम कभी इसके चक्कर में पीछे न हो जाए, और इसको डर था कभी हम इसके चक्कर में पीछे न हो जाए, ठीक है। तो दोनों देशों ने फिर से हथियार का होड़ शुरू कर दिया तथा अंकुश लगाने के लिए बहुत सारा संधियां किया। और अभी आपको पढ़ा है संधि का नाम बताया था ना, उस संधि में नाम बताए थे, आप याद करिए, एलटीबीटी, याद है एलटीबीटी। इसमें कितने देश हैं, 3 देश हैं। और बताइए ये कब हुआ था, जल्दी बताइए, 19
1963 में हुआ था, 1963 में। क्यूबा मिसाइल संघर्ष के जस्ट बाद हुआ था। इसमें कितने देश हैं? 3 देश हैं। और एक और संधि जिसको पढ़ा है जिसका नाम है एनपीटी, इसमें कितने देश हैं? 5 देश है, ठीक है। यहीं पर आपका चैप्टर पहला क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।